प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है हमारी मृत्युंजय एकेडमी पर। मैं सत्यपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है रक्त। तो रक्त के बारे में हम कुछ बेसिक जानकारी पढ़ेंगे, यहाँ पे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम रक्त की बात करें तो मानव का जो रक्त होता है वह बेटा सबसे पहले इसका निर्माण कहाँ होता है? मानव रक्त का सबसे पहले निर्माण कहाँ होता है? तो निर्माण की बात करें तो भाई इसका जो निर्माण होता है वो हमारी बेटा हड्डी में होता है। भाई कहाँ पर होता है? हड्डी में। इसका जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है भाई? हड्डियों में निर्माण होता है इसका। चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि हड्डियों के बीचों बीच में एक जो होता है बेटा वो होता है आपका अस्थिमज्जा। हड्डियों के बीचों बीच में अस्थिमज्जा पाई जाती है। हड्डियों के बीचों बीच में अस्थिमज्जा पाई जाती है। अस्थिमज्जा और इसी अस्थिमज्जा में इसको हम क्या बोलते हैं? बोन मैरो। तो अस्थिमज्जा के जो हड्डी के बीचों बीच के भाग को हम अस्थिमज्जा कहते हैं। और उसी अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? मानव रक्त का। उसी अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? मानव रक्त का। मानव रक्त की बात करें तो सबसे पहले जो मानव रक्त होता है, अगर मैं बात करूं कि यह रक्त एक जो सामान्य जो वयस्क पुरुष होता है इसमें इस रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो हम कहेंगे 5 से 6 लीटर। एक वयस्क पुरुष में मानव के रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। अगर मैं रक्त की बात करूं तो रक्त की मात्रा जो महिलाओं में होती है, अगर मैं यहाँ पर महिलाओं की बात करूं कि महिलाओं में जो रक्त की मात्रा होती है, महिलाओं में रक्त की मात्रा तो भाई उसका 1/2 लीटर ना कम होती है। महिलाओं में रक्त की मात्रा 1/2 लीटर कम होती है। महिलाओं में रक्त की मात्रा 1/2 लीटर कम होती है। अगर मैं रक्त की बात करूं तो ये रक्त बेसिक ना आपका यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी पुलिस में ना साइंस के जो सवाल आते हैं ना, क्वेश्चन बनेंगे तो वो लगभग 3 से 4 आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये रक्त आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो हम इसी रक्त के बारे में आगे देखते हैं कि महिलाओं में भाई इसकी मात्रा 1/2 लीटर कम होती है और पुरुषों में इसकी मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। अगर मैं बात करूं रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो रक्त का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा हड्डियों के बीच के खोखले को कहते हैं। अस्थिमज्जा हड्डियों के बीच के खोखले को कहते हैं। अगर मैं करूं कि भाई इस रक्त का जो पीएच मान होता है, इसका जो पीएच मान होगा अर्थात रक्त का जो पीएच मान होगा वह मान कितना होगा? इसका जो पीएच मान होगा बेटा वो मान कितना होगा? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगर मैं बात करूं कि इसका जो अध्ययन कहाँ होता है, स्टडी, रक्त का अध्ययन कहाँ होता है, इसका स्टडी कहाँ पर होता है? बेटा इसका अध्ययन होता है हेमेटोलॉजी में। कहाँ होता है? हेमेटोलॉजी में। मानव के रक्त का अध्ययन कहाँ होता है? हेमेटोलॉजी में। इसके बाद बात करता हूँ तो जो मानव का जो रक्त होता है ना, वह आपका जो उसका रंग लाल होता है। इस रक्त का जो रंग लाल होगा, इसका जो रंग होगा वो लाल होगा। तो बेटा वो होता है लाल रंग। इसका जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है आपका हीमोग्लोबिन के कारण। इसका जो रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मानव के रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगर मैं बात करूं हीमोग्लोबिन
तो हीमोग्लोबिन ना बेसिकली दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना है। एक होता है हीम और बेटा एक होता है ग्लोबिन। एक होता है हीम, एक होता है ग्लोबिन। जो हीम होता है वह एक प्रकार का बेटा, जो हीम होता है वह एक प्रकार का आपका प्रोटीन होता है। भाई क्या होता है? ये प्रोटीन होता है। और इसके ही कारण मानव का जो रंग होता है, मानव का जो रक्त का रंग होता है वो लाल होता है। हीमो के कारण ही मानव के रक्त का रंग होता है वह लाल होता है। अगर मैं आगे चलता हूं तो जो मानव का रक्त होता है, मैं बात करता हूं ब्लड की। जो ब्लड होता है ना वह दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना है। जो ब्लड होता है वह दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना है। जो ब्लड बेटा है वह दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना है। एक आपका होता है प्लाज्मा, बेटा क्या होता है? एक प्लाज्मा। और एक आपका होता है रुधिराणु। भाई क्या होता है? रुधिराणु। एक होता प्लाज्मा, एक होता आपका रुधिराणु। प्लाज्मा बेटा एक बेटा आपका होता है रुधिराणु। अगर हम प्लाज्मा की बात करें, ब्लड, कार्बन्स। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा जो होती है वह हमारी 60% होती है। भाई प्लाज्मा कितना होता है? 60% होता है। और रुधिराणु की बात करें तो बेटा यह होता आपका 40%। मतलब कितना होता है बेटा? 40%। अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं तो 60% आपका प्लाज्मा होता है और 40% आपका रुधिराणु होता है। अगर मैं मानव के इस रक्त की बात करूं तो जो प्लाज्मा होती है बेटा, प्लाज्मा का जो रंग होता है, भाई इसका जो रंग होता है, कलर, इसका जो रंग होता है वह आपका होता है पीला। भाई क्या होता है? पीला। और क्या होता है? इसी प्लाज्मा में फाइब्रोनोजेन नामक क्या होती है? प्रोटीन होती है। भाई क्या होती है? भाई प्रोटीन होती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर हिपेरिन भी प्रोटीन आपकी पाई जाती है। और इसके साथ साथ क्या होता है? एक तो फाइब्रोनोजेन प्रोटीन बेटा, एक होती है आपकी हिपेरिन। दोनों प्रोटीन आपकी प्लाज्मा में पाई जाती हैं। इसके साथ साथ और इसमें क्या होगा? इसमें एंटीबॉडी होती है। भाई प्लाज्मा में क्या होता है? और एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी बेसिकली आपकी दो प्रकार की होती है, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। एंटीबॉडी बेसिकली आपकी दो प्रकार की होती है बेटा, एक स्मॉल ए होता है एंड स्मॉल बी होता है। अगर मैं बात करूं रुधिराणु की तो आपका जो रुधिराणु होता है वह आपका 3 प्रकार का होता है। बेटा ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका आरबीसी, एक बेटा होता है आपका डब्ल्यूबीसी, और बेटा एक आपका होता है प्लेटलेट्स। ये आपका 3 प्रकार का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होती है रेड ब्लड कॉर्पल सेल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पल सेल्स। जो आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी और आपका प्लेटलेट्स। अब इसके बाद देखते हैं हम ब्लड में हम बात करते हैं आरबीसी की। भाई किसकी हम बात करेंगे? सबसे पहले आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पल सेल, लाल रक्त कणिका। अगर आरबीसी की बात करें तो सबसे पहले हमें इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो आरबीसी होती है इसका जन्म कहाँ होता है। तो अगर मैं बात करूं जन्म की, भाई हम किसकी बात करते हैं? जन्म की। तो इसका जो जन्म होता है वह होता है अस्थिमज्जा में। भाई कहां पर होता है? अस्थिमज्जा में। आरबीसी का जो जन्म होता है वो होता है अस्थिमज्जा में। ये कई बार सवाल आपका क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि आरबीसी का जन्म कहाँ होता है। अगर मैं बात करूं आरबीसी की तो इसका जो जीवन काल होता है, भाई आप सबको पता है कि कोई भी चीज है, कोई भी हो, वह परमानेंट तो यहाँ पर मौजूद नहीं रहता। उसको जो आया है बेटा उसको जाना पड़ेगा।
तो इसका जो जीवन काल होता है वो होता है 80 से 120 दिन। इसका जो जीवन काल होता है वो होता है 80 से 120 दिन। हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का मुख्य काम क्या है? आरबीसी का मुख्य काम क्या है? तो आरबीसी का मुख्य काम होता है, यहां क्या करता है बेटा, कि मानव शरीर के अंदर आरबीसी करता क्या है, मानव शरीर के अंदर ऑक्सीजन को लेके जाता है और मानव के शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो क्या करता है ये काम? अगर मैं इसके काम की बात करूं कि इसका काम क्या होता है, तो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में लेकर जाना। भाई ऑक्सीजन को पूरे शरीर में लेकर जाना। और भाई इसके बाद और काम बेटा, काम क्या होता है इसका, तो कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक लेके आना। कहां तक मेरे भाई? फेफड़ों तक लेके आना, फेफड़ों तक लेकर आना। अर्थात तो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों से शरीर से बाहर निकालता है। तो फेफड़ों तक जो CO2 होती है उसको लाने का भी काम कौन करता है? रक्त करता है। और ले जाने का भी काम कौन करता है? रक्त करता है। इसके मैं बाद की बात करूं तो इसी अष्टमज्जा की बेटा जो आरबीसी है, बेटा हम लोग बात कर रहे थे आरबीसी की, तो जो आरबीसी होती है, आरबीसी इसका जन्म बच्चों में कहाँ होता है? अगर मैं कहूं कि भाई आरबीसी का जो जन्म है तो इसका जन्म बच्चों में कहाँ होता है, तो आरबीसी बच्चों में कहाँ बेटा इसका होता है जन्म? बेटा कहाँ? यकृत में। बेटा कहाँ पर होता है? यकृत में। आरबीसी का जन्म बच्चों में कहाँ पर होता है? यकृत में। और अगर मैं आरबीसी की बेटा मौत की बात करूं, इसकी मौत कहाँ होती है, तो आरबीसी की मौत होती है पिलिया में। भाई कहाँ पर होती है? पिलिया में। स्प्लीन भाई कहाँ पर होती है? पिलिया में। आरबीसी की मौत कब कहाँ पर होती है? पिलिया में। इसके बाद बात करूं कि इसकी जो कुल संख्या कितनी है, भाई इसकी जो संख्या होती है ये संख्या में कितनी होती है, तो 50 से 55 लाख प्रति mm³। 50 से 55 लाख प्रति mm³, यह इनकी संख्या होती है, यह इनकी संख्या होती है। एक बात और बता दूं मैं कि जो आरबीसी है जिसको हम रक्त कहते हैं, मानव के शरीर में कभी भी रक्त की कमी हो ही नहीं सकती। मानव के बॉडी में कभी भी रक्त की कमी नहीं हो सकती। मानव के शरीर में कम पड़ता है तो केवल प्लाज्मा पड़ता है। और जो डॉक्टर हमको जो सलाह देते हैं बोतल लगवाने की कि भाई इसमें रक्त की मात्रा कम पड़ गई है ना, तो आप अरेंज कर दो रक्त को, तो वह रक्त को नहीं बेटा, वो किसको अरेंज किया जाता है? वहां पर प्लाज्मा को अरेंज किया जाता है। तो मानव के शरीर में कभी भी रक्त की कमी पड़ ही नहीं सकती। तो भाई इसका जन्म बच्चों में कहां पर होता है? यकृत में। मौत कहां पर होती है? पिलिया में। इसकी संख्या कितनी होती है? 50 से 55 लाख प्रति mm³। इसके बाद मैं बात करूं जो आरबीसी, अगर हम आरबीसी की बात करें तो मेरे भाई आरबीसी का जो जन्म बच्चों में बात करूं, बच्चों में कहां होता है? बच्चों में। तो भाई इसका जो जन्म होता है वह जन्म बच्चों में कहां पर होता है? तो वो होता है यकृत में। भाई कहां पर होता है? यकृत में। भाई कहां पर होगा? यकृत में। इसके बाद में बात करूं इसकी संख्या कितनी होती है, तो आरबीसी की जो संख्या होती है वो 50 से 55 लाख प्रति mm³। इसकी संख्या 50 से 55 लाख प्रति mm³ होती है। इसके मैं बात की बेटा बात करूं तो आरबीसी की जो मौत होती है, भाई इसकी जो मौत होगी, इसकी मौत कहां पर होगी? पिलिया में। भाई इसकी मौत कहां पर होगी? पिलिया में। आरबीसी की मौत कहां पर होती है? पिलिया में। इसके बाद में बात करूं तो मानव का जो रक्त है, रक्त जो हो बेटा वह आपका कैसा ऊतक है? रक्त कैसा ऊतक है? भाई कैसा ऊतक है? तो मानव का जो रक्त है वो तरल संयोजी ऊतक है। भाई जो रक्त होता है वह आपका कैसा ऊतक है ना, तो तरल संयोजी ऊतक है।
बेटा कैसा है, तरल संयोजी ऊतक। इसके बाद की बात बेटा, तो आपको इतना समझे ना कि जो आरबीसी होता है ना, आरबीसी का जो मुख्य काम होता है वो मानव के शरीर के अंदर ऑक्सीजन को लेके जाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। इसका जो बेटा जन्म, अगर मैं बात करूं वयस्क में, तो वयस्क में आरबीसी का जो जन्म होगा वह कहां पर होगा, अस्थिमज्जा में। और भाई बच्चों में कहां पर होगा, यकृत में। इसकी संख्या की बात करें तो 50 से 55 लाख प्रति mm³। भाई इसकी मौत की बात करें तो मौत कहां पर होती है, प्लिया में। और भाई तरल कैसा ऊतक है बेटा, जो रक्त है आपका वो कैसा ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक है। इसके बाद की मैं बात करूं भाई, नेक्स्ट देखते हैं WBC। WBC सबसे पहले इसका जो जन्म होगा भाई, WBC का जन्म कहां होगा, तो इसका जन्म होगा अस्थिमज्जा में। भाई कहां पर होगा, अस्थिमज्जा में। WBC का जन्म कहां पर होगा, अस्थिमज्जा में। और एक बात बता दूं कि इसका मुख्य काम क्या होगा बेटा, कार्य। इसका काम क्या होगा, कार्य, काम। इसका काम होगा शरीर की बाहर से आए हुए रोगों से रक्षा करना। शरीर की रोगों से रक्षा करना। जो रोग हमारी बॉडी में बाहर से आते हैं उनसे लड़ने का काम कौन करती है, WBC करती है। तो भाई इसके काम को हम क्या लिखेंगे, शरीर की रक्षा करना बाहर के रोग से, यानी रोगों से। शरीर की रक्षा करना बाहर के रोगों से। इसके बाद देखते हैं तो WBC जो होती है व्हाइट ब्लड कॉर्पल सेल्स बेटा होती है। इसका जन्म अस्थिमज्जा में, काम शरीर की रक्षा करना बाहर के रोगों से। और इसका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल भाई इसके मैं कार्यकाल की बात करूं तो इसका जो कार्यकाल होता है वो 3 से 5 दिन होता है। भाई 3 से 5 दिन होता है, या जितनी जल्दी इसके अंदर बनने की क्षमता जागृत होती है उतनी ही जल्दी बेटा ये नष्ट भी हो जाती है, WBC। अब इसके बाद की बात करते हैं, जब यह शरीर की सुरक्षा करती है, तो आपको पता है बेटा, इसलिए इसका जो अन्य नाम बेटा, इसको नाम पुलिस के नाम से कहते हैं। तो शरीर की पुलिस भाई, शरीर की पुलिस के नाम से हम किसको जानते हैं ना, तो WBC को जानते हैं। शरीर की पुलिस के नाम से हम किसको जानते हैं, तो WBC को जानते हैं। अगर इसका बेटा मौत की बात करें, इसकी मौत कहां पर होगी, तो इसकी मौत बेटा सेम कहां पर होगी, प्लिया में होगी, जिसको हम स्प्लीन के बेटा हम क्या बोलते हैं, स्प्लीन कहते हैं। और स्प्लीन भाई किसके पास स्थित होती है, किडनी के पास होती है। भाई किसके पास स्थित होती है ना, तो वृक्क के पास क्या स्थित आपकी होती है ना, तो स्प्लीन होती है। एक बात और है, मानव के शरीर में या जो कोई भी बीमारी हमारे इस वातावरण में है, कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज हमारे पास ना हो। हमारे पास सब कुछ है, बहुत कुछ है भाई, बट किसको मालूम होना चाहिए, WBC को। जैसे मान लीजिए कि एक बात बताऊं मैं कि WBC ने आपकी, जैसे मैं यहां समझाऊं कि जो WBC है, WBC तो ये पूरी बॉडी में घूम घूम कर चेक करती है कि कौन सी बीमारी का कौन सा वायरस या बैक्टीरिया बैठा हुआ है। और जैसे इसको मालूम पड़ गया कि हाथ पर बैठा है या कहीं पर बैठा है, तो उसको ना उसी जगह पर खत्म कर देती है। इसके बाद बात करें तो अगर ये मान लीजिए कि फिर भी अगर ये सबको खत्म कर देती है तो फिर हम रोगग्रस्त क्यों हो जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि या तो इसको मालूम न पड़ पाए, या WBC जितनी समझदार है उससे कई ज्यादा समझदार रोग का वायरस हो, रोग का बेटा बैक्टीरिया हो, तो इसको मालूम नहीं पड़ पाएगा। जैसे सपोज दैट कि WBC ने बेटा, WBC केवल 12th है, कि मान लो WBC है वो कितना पढ़ी है, क्लास 12 तक पढ़ी है। और मान लीजिएगा कि कोई रोग बेटा, कोई बीमारी है, एड्स, जैसे एड्स है, एड्स, और यह जो बीमारी होती है ना, तो बेटा एड्स ना बेटा आपका MBBS है, MBBS। तो एक बात बताओ, क्या
यह व्यक्ति इससे हार जाएगा, नहीं हारेगा, तो ये किसको हरा देगा, WBC को। तो होता क्या है कि जब एड्स का जो आपका बेटा जीव है जब हमारी बॉडी में जब बैठता है ना, तो वह हमला कब करेगा, जब इसकी संख्या बढ़ोतरी हो जाएगी तब। और इतनी संख्या में बढ़ोतरी कर लेगा, इतनी संख्या बढ़ोतरी कर लेगा कि WBC जिस स्थान पर होंगी उस स्थान की WBC को खत्म कर देगा। अब बात आती है WBC कैसे महसूस करेंगे, तो जब हमारे कहीं चोट लग जाती है, तो जब लग जाती है तो उस स्थान पर ना आपके पस या टीप मतलब पस पड़ जाता है, जो वाइट सा होता है ना वो पस पड़ जाता है। तो वो जो पस होता है वो आपकी मृत WBC होती है बेटा, क्या होती है ना, मृत WBC होती है। अब इसको समझाने के लिए ना एक टॉपिक और आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, कोशिका। भाई क्या स्टार्ट करना पड़ेगा, कोशिका। जब हम कोशिका को पढ़ेंगे तो कोशिका के अंदर के हम अंगों को पढ़ेंगे, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, सेंट्रोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। उन सब के अंदर जब पढ़ेंगे तो हमारे समझ में आ पाएगा इनका काम, मुख्य काम कैसा होता है। तो भाई इसके बाद की हम बात करते हैं, तो आपका जो WBC है, WBC, तो हमने RBC का काम देखा, WBC का काम देखा, और काम देखने के बाद हमने देखा कि इनसे होता क्या है। तो इसके बाद जो WBC बेटा होती है, तो इसको एक तो शरीर का पुलिस कहते हैं, ये बात तो बेटा सही है। इसके बाद देखते हैं कि इसका जो मुख्य काम होता है वो काम आपको मैं बता चुका हूं। काम इसका बेटा क्या होगा बताओ, इसका काम होगा कि शरीर की रक्षा करना, किनसे, जो रोग बाहर से आते हैं, इसलिए इसको बॉडी की पुलिस कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि भाई WBC जो होती है, भाई WBC, तो यहां तक हमने RBC और WBC को खत्म कर दी। इसके बाद देखते हैं आपकी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले भैया, ओ भैया, यादराम भैया, एक मिनट रहियो। जी फिर कहा हुआ जी, वो कोई दिक्कत ना, यहाँ तक टच है वो माइंड में ऐसे कर बैठा है माइंड में। ये सब काट दियो ना, मैंने आपसे अभी तो नोट्स नहीं उठाया, ये मान लो आप। भाई इसके बाद बेटा बात करें प्लेटलेट्स की, तो इसका जो जीवन काल होगा, इसका जो जीवन काल होगा बेटा वो होगा 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन इसका जो जीवन काल होगा वो क्या होगा, 3 से 4 दिन। और प्लेटलेट्स बेटा बात करें तो इसकी जो संख्या कम होती है, इसकी जो संख्या कम, भाई प्लेट की संख्या किसमें कम हो जाती है, तो डेंगू बुखार में। भाई किसमें कम हो जाती है, डेंगू बुखार में। इसकी संख्या कम भाई किसमें हो जाती है, डेंगू बुखार में। इसके बाद की बात करें तो सेम प्रोसेस, जन्म कहाँ पर बेटा होगा, अस्थिमज्जा में। इसका जन्म कहाँ पर होगा, अस्थिमज्जा में, अस्थिमज्जा में। और भाई मौत कहाँ पर होगी, भाई इसकी मौत होगी पिलिया में। भाई मौत कहाँ पर होगी, पिलिया में। जो डेंगू रोग होता है बेटा, जो बुखार होता है, सॉरी, वो बुखार किससे होता है, मादा इजिप्टी मच्छर के काटने से। मादा इजिप्टी मच्छर के काटने से जितना भी प्रकार का रोग होता है वो देने का काम केवल मादाएं करती हैं। और ये बेटा ये फिक्स है कि चाहे वो डेंगू हो या आपका मलेरिया हो, मलेरिया जो होता है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर से होता है।
तो जितना भी ये रोग देने का काम करती है बेटा वो कौन करती है ना, मादाएं करती है बेटा। कौन करती हैं? मादाएं। इसके बाद की बात करें मानव रक्त के, तो जो रक्त होता है ना उसमें जैसे आपने देखा होगा कि किसी का ग्रुप ए है, किसी का बी है बेटा, किसी का ए बी है, किसी का ओ है। तो ये बांटता कौन है? तो जो ग्रुप होता है ब्लड ग्रुप को भाई इसको ना 4 भागों में बांटने का काम, ये कितने बेटा इसके भाग होते हैं? इसके 4 भाग होते हैं बेटा। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक होता है ब्लड ग्रुप ए बेटा, एक होता है ब्लड ग्रुप बी, और बेटा दूसरा होता है ए बी, और तीसरा होता है ओ। आप सबको बताया कि यह आपको ना 4 भागों में आपको देखने को मिलेगा, ए कॉमा ए बी कॉमा ए कॉमा बी कॉमा ए बी कॉमा ओ। इनको जो 4 भागों में बांटने का जो काम होता है भाई, बांटता कौन है? बांटता है भाई। कौन बांटता है इसको 4 भागों में? भाई वो बांटते हैं एंटीजन बेटा। इनको कौन बांटते हैं 4 भागों में ना? तो कौन बांटते हैं? एंटीजन ना इसको 4 भागों में बांट देते हैं। और एक बात और बता दें, जो एंटीजन आपका होता है ना, आपका जो एंटीजन है वो कहां पर होता है बेटा? वो होता है किस पे? आपने पढ़ा था प्लाज्मा में आपकी एंटीबॉडी होती है, और एक आप बेटा रुद्राणु। तो रुद्राणुओं में क्या होता है? एंटीजन। या 2 प्रकार का होता है, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। इसके बारे में बेटा देखें तो जिसका रक्त समूह ए, तो भाई यहां पर ना हम ऐसे देखेंगे कि जिसका रक्त समूह ए उसमें एंटीजन कौन सा होगा? तो हम एक तरफ लिखेंगे एंटीजन, और बेटा हम यहां लिखेंगे एंटीबॉडी। एक तरफ एंटीजन और एक तरफ एंटीबॉडी। तो जिसका रक्त समूह ए उसमें एंटीजन तो बेटा कौन सा होगा? ए, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी होगी? स्मॉल बी। अगर जिसका रक्त समूह ए होगा उसमें एंटीजन तो ए होगा, और बेटा एंटीबॉडी क्या होगी? स्मॉल बी। अच्छा ये सब क्यों है? यहां पर ए क्यों नहीं आया? तो इसका सिंपल सा कारण है कि अगर एंटीजन सेम टू सेम मिल जाए, एंटीजन और एंटीबॉडी सेम मिल जाए कि यहां पर भी ए हो वहां पर भी ए हो, तो भाई ये दोनों आपस में मिलकर चिपचिपा पदार्थ बना लेते हैं, जहां से आपका प्लाज्मा ना आपका नष्ट हो जाता है, वो आपका ठोस रूप में आ जाता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसके बाद बात करें तो जिसका ब्लड ग्रुप बी उसमें एंटीजन तो बी होगा, बट एंटीबॉडी कौन सी बेटा होगी? ए। आपको बताया कि जब आदि मानव, जब जैसे आपका मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बाद आपका मगध साम्राज्य, आपका वैदिक, उससे पहले मगध साम्राज्य से पहले वैदिक काल, और वैदिक काल के बाद मगध साम्राज्य के बाद आपका बेटा संगम काल के बाद बेटा बहुत समय बाद आपका आप देखेंगे तो आपका मध्यकालीन भारत। तो तब से लेकर ना व्यक्तियों की मौतें बहुत होती थी खून की कमी से। ऐसा क्यों होता था? और जबकि बेटा खून पर्याप्त था, ऐसा होता क्यों था? तो देखो उस समय कोई डॉक्टर था नहीं, कोई जांच वांच थी नहीं, तो अगर किसी व्यक्ति में खून की कमी आई तो उन्होंने किसी व्यक्ति को पकड़ा और खून बिना चेकअप बिना चेक करे और खून ना व्यक्ति के अंदर चढ़ा दिया। अगर खून सेम मिल गया तो बच गया, और खून सेम नहीं मिला तो वह व्यक्ति की मौत हो जाती थी। तो सेम बेटा यहां पर सेम करना पड़ेगा, तब तो ये सही रहेगा। तो आगे फिर हम देखते हैं कि जिसका ब्लड ग्रुप बी, ए बी, बेटा उसमें एंटीजन तो दोनों होगा, ए और बी। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें एंटीजन तो दोनों होगा, लेकिन एंटीबॉडी एक भी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने पहले कहा था कि एंटीजन और एंटीबॉडी कभी भी एक साथ नहीं रह सकती। इसके बाद की बात करें भाई इसको हम और किस नाम से जानते हैं ना? तो हम इसको ना ए बी को सर्वग्राही के नाम से जानते हैं, सर्वग्राही के नाम से जानते हैं।
बेटा ये सबसे ले सकता है ना, सबसे ले सकता है, सर्वग्राही के नाम से जानते हैं। और जिसका रक्त समूह O, जिसका रक्त समूह O, उसमें एंटीजन तो कोई नहीं होगा, बट एंटीबॉडी A एंड B दोनों पाए जाएंगे। इसलिए रक्त समूह O को बेटा हम किस नाम से जानते हैं ना, तो इसको बेटा इसको हम कहते हैं सर्वोदाता, सर्वोदाता देने वाला, बेटा सबको दे देता है। ठीक है बेटा, तो यहां से आगे हम चलते हैं नेक्स्ट दिन। ठीक, धन्यवाद।